तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से। तो हमने फर्स्ट यूनिट और 7वीं यूनिट चला रखी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमने काफ़ी सारा सिलेबस पढ़ा है। और आज हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी का विकास कैसे हुआ और हिंदी के साथ साथ और हिंदी के कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। तो चलो मित्रों पढ़ते हैं। हिंदी के विभिन्न रूपों में हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी को शामिल किया गया। हमारे नेट के सिलेबस में इन चारों को शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में। तो हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी, इन चारों के बारे में हमें पढ़ेंगे। देखो मित्रों, हिंदी, हिंदुस्तानी आते हैं तो हम तो सोचते हैं एक ही भाषा है, लेकिन इसके बारे में अलग अलग बताया गया है, तो वो आज हमें पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा जिस रूप में आज हिंदी भाषा का विकसित रूप है वह खड़ी बोली का ही एक साहित्यिक रूप है। यानी जो आज हिंदी विकसित रूप में हमें सामने देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, अनेक इसमें मतलब रचनाएं की गई है, यह कोई पहले ऐसी भाषा नहीं थी। इसको धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ठीक है मित्रों, धीरे धीरे विकास हुआ है। पहले इसको संस्कृत में लिया था, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोर से अपभ्रंश से शोर से अपभ्रंश, फिर इसमें खड़ी बोली आ गई। तो ऐसे करके इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। आज जो हिंदी भाषा विकसित रूप में दिखाई दे रही है, ये पहले ऐसे नहीं थी। इसीलिए यहाँ बताया कि खड़ी बोली का ही यह साहित्य का रूप है। खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी इसकी। और सर्वप्रथम खड़ी बोली के जो लेखक थे, जिसने रचना की थी, उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली में रचना की थी। तो आपको विशेष रूप से इस लेखक को ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आगे देखो मित्रों, उन्होंने अपनी भाषाओं को हिंदवी का उसके लिखे ये दोहे उनकी भाषा में खड़ी बोली के दर्शन कराते हैं। यहाँ एक दो आएगा, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप जानोगे। ये देखो मित्रों, खड़ी बोली में अमीर खुसरो का कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, और ये नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी गई है। तो हो सकता है आगे भी एग्ज़ामों में इसको पूछें। तो आप इन लाइनों को ध्यान में रखना, इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है। बार बार पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाएगा। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने रेन भई चहु देश। खुसरू दरिया प्रेम का सो उल्टी वा की धार, जो उबरो सो डूब गया, जो डूबा हुआ पार। रेनी पड़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए जो धन धनवा के भाग। ये दो पंक्तियां पहले से पूछी गई है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो ये अमीर खुसरो की खड़ी बोली में रची गई है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हिंदी के बारे में। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं थी। मध्यकाल में कौन कौन सी भाषाएं थी? ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं। मध्यकाल कौन सा था? जो 13वीं शताब्दी से लेके जो 16वीं 17वीं शताब्दी तक रहा था ना, वो मध्यकाल के रूप में माना जाता है। तो उस वक्त ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषा में रची जाती थी। यानी साहित्य में जो भी रचनाएं होती थी, या तो ब्रज भाषा में रची जाती थी या अवधी भाषा में रची जाती थी। जैसे ब्रज भाषा में सूरदास कवि आ गए, और अवधी भाषा में तुलसीदास जी आ गए। ये मध्यकाल के ही लेखक है और कवि हैं। लेकिन जनसंपर्क के रूप में हिंदी सशक्त भाषा के रूप में रही। जैसे जैसे जनता के संपर्क में भाषा आई हिंदी, वैसे वैसे यह सशक्त यानी मजबूत होती गई। कालांतर में हिंदी का परिनिष्ठित रूप देखने को मिला, और धीरे धीरे यह मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत भाषा बन गई। जैसे इसमें लेखक कौन कौन से आए थे? जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र आए थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि कवियों व साहित्यकारों ने गद्य पद्य के रूप में हिंदी में साहित्य रचना करके इसको परिष्कृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो हिंदी के ये जो कवि आए हैं, इनकी आगे बहुत सारी रचनाएं हैं, अनेक नाटक है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, जो हमारे नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी है। और अन्य भी जितने भी एग्ज़ाम लगते हैं हिंदी सिलेबस से लेके, उनमें भी बहुत ज़्यादा मोस्ट चीज़ें हैं ये। तो ऐसे हिंदी का विकास धीरे धीरे हुआ है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? एक तो अमीर खुसरो ध्यान में रखना है, इस खड़ी बोली के रचनाकार। उसके बाद गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, ये लाइन ध्यान में रखनी है। उसके बाद
मध्यकाल में जो भाषाएं थी वो ब्रज भाषा और अवधी भाषाएं रची गई थी, और इसमें जो लेखक है हिंदी भाषा को विकास के रूप में देने के लिए, तो वो इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अनेक बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में रचनाएं की है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ये सारे हमारे सिलेबस के अंदर। आगे देखो मित्रों, ब्रिटिश राज में जन समूह को संबोधित करने में तत्कालीन महान नेताओं जैसे गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती आदि ने हिंदी का प्रयोग किया। देखो ब्रिटिश काल में हिंदी का विकसित रूप किस प्रकार हुआ, जैसे बड़े बड़े राजनेताओं ने हिंदी का ही प्रयोग किया था। देश को जगाने के लिए जो राष्ट्रीय रचनाएं रची गई थी वो हिंदी भाषा में ही रची गई थी, ताकि जन संपर्क में जो भाषा है उन लोगों को आसानी से समझ पाए, और अपनी जो भाषा होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। उसके बाद वह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित तो हो गई। हिंदी पर संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिला था। हिंदी मतलब देसी भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं जो शब्द थे वो भी हिंदी में धीरे धीरे ले लिए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले बाहरी लोगों का बहुत यहाँ आना जाना था, और वो लोग रहते थे, उन्हें उनके जो भाषाओं में जो हमारी जनता संपर्क में आई तो वो शब्द यहाँ पकड़े गए। मतलब कहने का मतलब वो बोलने लगे, और उस हिसाब से हमारी भाषाओं के अंदर, रचनाओं के अंदर वो शब्द आने लगे धीरे धीरे। आज हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अपना महत्व रखती है। फिजी, मॉरिशस, कनाडा, गुयाना, नेपाल आदि देशों में हिंदी के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। यानी राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप में हमारी जो हिंदी है, भारतीय भाषा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भाषा है। इसीलिए हमें अपनी भाषा से लगाव है, और ये हमारी हिंदी भाषा थी जो हिंदी के विभिन्न रूप में एक पार्ट था जिसको हमने पढ़ा है अच्छे से। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उर्दू जो विभिन्न रूप में ली गई है हिंदी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने दोस्तों, नमस्कार।